तो यहाँ हम लोगों को बात जो करना है वो ये है कि पिछले क्लास में जो क्वेश्चन हमने किया था, हम उम्मीद है सारी चीज़ें सबको समझ में आई होगी और आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी किया होगा। अगर 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे जो अभी तक जितना भी थ्योरी में अपन पढ़े हैं। अभी हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, पार्टिकल रोटेट्स इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर। यानी कोई पार्टिकल है और ये सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है जिसका रेडियस है 1 मीटर। अगर हम इसको थोड़ा सा फिगर में ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का रहा होगा और यहाँ इसका रेडियस है। रेडियस कितना है? रेडियस है 1 मीटर, है ना। 1 मीटर इसका रेडियस है और इसी सर्कुलर पाथ पर पार्टिकल मूव कर रहा है। कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है? तो यहाँ v का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया है v इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, ये दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि एंगुलर एक्सीलरेशन इसका बताइए। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे कि जब हमको वेलोसिटी दिया है तो हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, ए इक्वल टू लिख सकते हैं डीवी अपॉन डी टी। डीवी अपॉन डी टी, वी का वैल्यू क्या है? टी स्क्वायर प्लस 1। टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा डी अपॉन डी टी, टी स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी टी 1। तो टी स्क्वायर का ये तो 1 है तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा भाई। Sorry। और इसका जो होगा ए इक्वल टू डी अपॉन डी टी, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, ए का वैल्यू आ जाएगा 2t। तो हम लोग जानते हैं अल्फा इक्वल टू होता है ए अपॉन आर, ए अपॉन आर। तो ए का वैल्यू 2t यहाँ निकाले हुए हैं, देखो ए का वैल्यू 2t है ना, और आर का वैल्यू क्वेश्चन दिया 1 मीटर, तो यहाँ रखेंगे 1। तो अल्फा इक्वल टू आ गया, यहाँ लिख लेते हैं अल्फा इक्वल टू आ गया 2t। 2t/1 2t ही होगा। तो अब कह रहा है कि हमको निकालना है 10 सेकेंड के बाद। तो एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड, है ना, टी इक्वल टू 10 सेकेंड। तो अल्फा का जो वैल्यू आ जाएगा 2 × 10 मतलब 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमको इसमें देखो वेलोसिटी हमको दिया हुआ था, लीनियर वेलोसिटी दिया हुआ था, तो लीनियर एक्सीलरेशन हम निकाल लेंगे यहाँ से। काइनेमेटिक्स में हम पढ़े हैं एच इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी। अब ये रिलेशन हम जानते हैं, ये रिलेशन हमने बताया है। हमने कहा था कि सर्कुलर मोशन का फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो अच्छे से देखो, फिर क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखोगे तो हमने बताया अल्फा इक्वल टू ए अपॉन आर। तो ए हमें पता हो गया, आर हमें पता है, तो अल्फा यहाँ से निकल जाता है। और जहाँ टी आता है वहाँ टी के पोजीशन पर अपन को 10 रखना होगा, क्योंकि 10 सेकंड के बाद पूछ रहा है कि एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है। तो अल्फा का वैल्यू आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड एक्सीलरेशन की बात करेंगे। क्वेश्चन से पहले सारी चीजों को पहले समझ लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, है ना। इसमें हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जानेंगे और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में जानेंगे। एक्चुअली इसमें डिफिनीशन है कि इन ए सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली चेंज। तो यहाँ देखो, यहाँ सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन चेंज होता है तो कोई ना कोई फोर्स लगता होगा तभी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो जिस फोर्स की वजह से इसका डायरेक्शन चेंज होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सो क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा जिस पाथ पर पार्टिकल मूव कर रहा है, पाथ का मतलब सर्कुलर पाथ। तो जिस सर्कुलर पाथ पर पार्टिकल मूव कर रहा है, देखो इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, जैसा कि हमने पेन से दिखा रखा है, देखो इस सर्कुलर पाथ पर पार्टिकल मूव कर रहा है। तो इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर होगा, क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। जो जिधर फोर्स होगा उसी के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा, यानी एक्सीलरेशन भी सेंटर की ओर ही होगा। ठीक है,
अब से देखो, इस पॉइंट पर पार्टिकल भी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, बट सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्शन में लग रहा है, पेन से दिखा रहा है, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब सेंटर क्यों लग रहा है। तो पार्टिकल को जाना तो ऐसे चाहिए था, बट ये इसको रोटेट करता है ऐसे, इस फोर्स की वजह से इस पाथ को, स्ट्रेट पाथ को नहीं फॉलो करके इस पाथ को फॉलो करता है। अगेन यहाँ देखो, हमने थोड़ा डिस्टेंस पर दिखाया अगला फोर्स, क्योंकि थोड़ा क्लियर दिखे फिगर में। हालांकि सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा नहीं कि यहाँ लगने के बाद फिर यहाँ जाके लगेगा, ऐसा नहीं, इस पॉइंट पर भी लगेगा, इस पॉइंट पर भी, हर एक पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता रहेगा और इस सर्कल में मूव कराएगा इसको। तो पार्टिकल को जाना इधर चाहिए था स्ट्रेट में, बट सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इस पाथ को फॉलो किया, और फिर इस पॉइंट पर हमने दिखाया, इस पॉइंट पर पार्टिकल को इधर जाना चाहिए था, वी वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी, बट पार्टिकल पर सेंट्रीपिटल फोर्स इसके सेंटर को लगता है, तो पार्टिकल को पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करता है। इसी तरह अब इस पॉइंट पर दिखाए हैं, इस पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लग रहा है, तो पार्टिकल को इस पाथ को नहीं फॉलो करने देता, बल्कि इस पाथ को फॉलो करता है। इस तरह से सर्कल कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हमने इसीलिए लिखा है इन सर्कुलर मोशन particle is continuously changed, then required force is called centripetal force। डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जिस फोर्स की जरूरत पड़ती है उसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और यह हमेशा सेंटर की ओर एक्ट करता है। यदि v वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है, यदि v वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है, उस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर ओमेगा के टर्म में लिखना चाहें तो v इक्वल टू आर ओमेगा लिखेंगे, उस केस में ये रिलेशन आता है एम ओमेगा स्क्वायर आर, इसको फ्रीक्वेंटली याद ही रखना, या फिर एम ओमेगा वी ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये तीनों इक्वेशन फ्रीक्वेंटली याद होना चाहिए, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जब ये टर्म याद रहेगा ना, एम वी स्क्वायर अपॉन आर याद रहेगा, तो ये अपने आप आ जाएगा। कैसे आएगा इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ठीक, जैसे ग्राफ में देखते हैं, मान लो कोई पार्टिकल है इस तरह का, तो मान लो इस बात जाना चाहिए था ऐसे वी वेलोसिटी, बट सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लगा, तो इसको इधर जाना चाहिए था, तो इसको कहीं ऐसे घुमा देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ भी तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है ना, इसके सेंटर की तरफ यहाँ भी लगा, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, इस पाथ को फॉलो कर, बट ऐसे घुमा देगा, है ना। तो इस तरह से सर्कल, ये थोड़ा बड़ा फिगर होगा, मैं ऐसे दिखाता हूँ। जैसे कोई पार्टिकल है जा रहा है ना, और इधर लगा सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको जाना ऐसे चाहिए था, बट इसको ए एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये कहीं इधर नहीं जाके ए वी वेलोसिटी से जाना, बट ये सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लगा तो ये कहीं ऐसे घुमा दे, जाना ऐसे था ऐसे घुमा दिया, तो ये यहाँ आ गया। अब इस पॉइंट पर भी सेंट्रीपिटल लग रहा होगा सेंटर की ओर, तो इसको जाना ऐसे चाहिए था ऐसे, बट ये इसको ऐसे घुमा देगा। ठीक है ना, मतलब कौन, सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर इस पॉइंट पर यदि हम चेक करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे लगेगा, इसको जाना ऐसे चाहिए था, बट ये इसको घुमा देगा, जैसे ही इधर फोर्स लगेगा तो ये कहीं ऐसे घुमा देगा इसको, है ना। अब इस पॉइंट पर हम चेक करें सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लगेगा, तो इसको जाना ऐसे चाहिए था कुछ, तो ये कुछ ऐसे घुमा देगा, है ना, कौन, सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर अब इस पॉइंट पर देखें सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ ऐसे लगेगा, तो इसको जाना ऐसे चाहिए था, बट ये कुछ ऐसे घुमा देगा, ऐसे करके सर्कल जो है कंप्लीट कराया। तो इसीलिए हमने बताया कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में मूव कराता है। तो जैसे हमने बताया कि एफ सी का वैल्यू रखेंगे एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम अपॉन आर, ठीक है, और वी को लिख सकते हैं आर इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर, हो जाएगा एम अपॉन आर इंटू, हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, आर आर तो कैंसल, तो क्या हो जाएगा भाई, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये भी हो सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब ये हमें ध्यान है, तो यहाँ वी इक्वल टू आर ओमेगा रख के रिलेशन निकाल सकते हैं। अगला है एम ओमेगा वी, ये कैसे है इसको देखते हैं। एफ सी इज इक्वल टू है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना, तो हो जाएगा एम अपॉन आर, है ना, और इसको लिख सकते हैं वी इंटू वी, बोलो। तो अब हमारे पास आता है वी स्क्वायर को वी इंटू वी, हम लिख सकते हैं एम अपॉन आर,
और v को लिख सकते हैं आर ओमेगा इंटू वी। इस v की जगह पर आर ओमेगा, आर आर तो कैंसिल हो जाएगा, तो m ओमेगा इंटू वी, एफ सी का ही वैल्यू आएगा। मतलब इसी इक्वेशन से हमने इसको भी निकाला, देखो v इंटू वी कर दिया, v इक्वल टू आर ओमेगा, तो v और आर कैंसिल, तो m ओमेगा v। यानी ए भी इक्वेशन, ए भी वैल्यू होगा इसका, ए भी वैल्यू होगा इसका, और ए भी वैल्यू होगा इसका, ये तीनों इक्वेशन, और तीनों इक्वेशन को हमने दिखाया है, एक ही साथ दिखा दिए। देखो एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर एम ओमेगा स्क्वायर या एम ओमेगा इंटू वी। ठीक है, तो हमें उम्मीद है ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो चलो नेक्स्ट जो हम लोग बात करें, ठीक है, इसको हटाते हैं। अब सेकंड पॉइंट पे हम लोग देखेंगे, सेकंड पॉइंट में इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो एफ सी का वैल्यू यदि वेक्टर फॉर्म में हमको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एफ सी इक्वल टू, ठीक है ना, एम भी स्क्वायर अपॉन आर, और इसको लिख सकते हैं माइनस आर, है ना, बी स्क्वायर इक्वल टू, या फिर एम एम ओमेगा स्क्वायर, है ना, एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस आर, है ना, और ये हो जाएगा एम ओमेगा भी माइनस आर, ऐसे लिख सकते, ठीक है, ऐसे लिख सकते। ये कैसे होता है हम बताते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, वेयर आर इक्वल टू यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर along a radial वेक्टर, यूनिट वेक्टर along radial वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ जैसे ये हमारे पास एफ सी तो इस डायरेक्शन में लग रहा था, चाहे किसी पॉइंट पर बात करो, इस पॉइंट पर एफ सी सेंटर की ओर लगेगा भाई, इस पॉइंट पर चेक करोगे, इस पॉइंट। रेडियल वेक्टर क्या होता है, सेंटर से रेडियस की ओर, ये होता है रेडियल वेक्टर आर, यदि यूनिट वेक्टर ले रहा है तो ये होगा सेंटर से रेडियस की, सेंटर से और इधर, ये रेडियल वेक्टर में। तो रेडियल वेक्टर के अपोजिट में है सेंट्रिपिटल फोर्स, तो यहाँ माइनस आर कर देंगे, अपोजिट को माइनस डिनोट करते हैं। तो एफ सी लिखना हो तो माइनस आर, मतलब क्लियर है कि एफ सी क्या है, रेडियल वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो रेडियल वेक्टर ड्रॉ करना हो तो क्या करते हैं, सेंटर से हम लोग ड्रॉ करते हैं अलोंग रेडियस, कहाँ, इसके सरकमफ्रेंस तक, जहाँ पार्टिकल होता है। मान लो पार्टिकल यहाँ है, यहाँ यहाँ एक और फिगर बना देते हैं तो और क्लियर हो जाएगा इसी को। तो रेडियल वेक्टर ड्रॉ करना हो तो सेंटर से क्या करेंगे, मान लो पार्टिकल यहाँ, तो सेंटर से पार्टिकल को ड्रॉ कर देंगे, ये हो जाएगा रेडियल वेक्टर आर। अब रेडियल वेक्टर के अपोजिट में एफ सी है, देखो इस पॉइंट पर हम देखें तो रेडियल वेक्टर के अपोजिट में ना एफ सी है। तो अगर हमको रेडियल वेक्टर के यूनिट वेक्टर इसमें ऐड करना हो तो क्या लिखेंगे, एफ सी माइनस आर। निगेटिव साइन ये शो करेगा कि जो रेडियल वेक्टर का एक्चुअल डायरेक्शन था उसके जस्ट अपोजिट में है, निगेटिव साइन ये शो करेगा। तो एफ सी तो भाई रेडियल वेक्टर के अपोजिट में है, इसलिए हमने माइनस लगाया। तो हम चाहे तो इस फॉर्मूला में माइनस लगा सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर के टर्म में भी माइनस लगा सकते हैं, और ओमेगा भी के टर्म में भी माइनस लगा सकते हैं। इसलिए हमने लिखा है आर यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियल वेक्टर, ठीक है। अब हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, है ना, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इसको हम लोग एसी से डिनोट करते हैं, ठीक है भाई। तो फोर्स हमें पता है तो मास से डिवाइड करेंगे तो एक्सीलरेशन आएगा। तो अगर हम लिखना चाहें
ए सी इजिकल टू एफ सी अपॉन एम, ऐसे लिख सकते हैं क्या? फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स अपॉन मास करेंगे तो यहाँ देखो एम बी स्क्वायर अपॉन आर में एम से डिवाइड कर लो भाई, एम बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू ये, और इस एम से डिवाइड कर दिया, एम एम कैंसल, तो क्या आ जाता है? ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर और माइनस ये आ गया। तो इस वाले टर्म मतलब एम बी स्क्वायर अपॉन आर के टर्म में यदि हम लिखें, इसमें इसको इसको भी लिखा जाता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इस टर्म, चाहे यहीं से निकल जाएगा, वी इक्वल टू आर ओमेगा रखेंगे तो फिर हमको ये रिलेशन आएगा। देखो वैसे देखो, इतना तो क्लियर है कि एक्सेलरेशन जो आएगा फोर्स अपॉन मास होगा, तो फोर्स हमारे पास होता है एम बी स्क्वायर अपॉन आर, तो एम कैंसिल हो गया यार। अब v इक्वल टू आर ओमेगा रखेंगे, नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ ए सी इक्वल टू क्या आया था? वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना, और v इक्वल टू अपन लिखेंगे आर ओमेगा का स्क्वायर अपॉन आर, है ना। तो भाई ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, है ना, और ये हो जाएगा आर और आर तो कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, और ये यूनिट वेक्टर एसी का ये भी वैल्यू होगा। एसी कहने का मतलब क्या हुआ? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, ध्यान रखना और कुछ नहीं सोचना। तो हमारे पास आएगा ए सी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर इंटू आर, यहाँ यूनिट वेक्टर है, ध्यान रखना ये जो है यूनिट वेक्टर। अगर हम लिखें, स्पेशल लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहीं से देखो, यहाँ को लिख सकते हैं v इंटू वी अपॉन आर, इसी टर्म को देखो ना भाई, वी स्क्वायर को लिख सकते हैं वी इक्वल टू लिख सकते हैं आर ओमेगा इंटू वी अपॉन आर। ये वाला टर्म का देखो, ये वाला टर्म का इक्वेशन आएगा वी इक्वल टू आर इंटू, ये तो यूनिट वेक्टर भाई, तो इसको यूनिट वेक्टर है ना, तो आर और आर तो कैंसिल हो जाएगा। तो एसी का जो वैल्यू आएगा, एसी का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा? ओमेगा वी आर। तो ये भी रिलेशन होगा, ठीक है ना, ये भी रिलेशन होगा। यदि हम एक साथ लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक साथ लिखना चाहें तो देखो क्या लिखेंगे, ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस आर, है ना, और ये हो जाएगा ओमेगा वी, सॉरी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आर माइनस आर, और हो जाएगा ओमेगा वी माइनस, है ना, तो ये आ जाएगा एसी का ओमेगा वी आर। तो इसको अपन हमने क्या देखा कि इसको इस टर्म से मतलब ये तीनों को एक साथ लिखा जा सकता है। इक्वेशन वही है देखो, ये यही इक्वेशन है, सिर्फ एम से डिवाइड कर दो एक्सीलरेशन आ जाएगा, सिंपल, है ना। तो ये सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन होगा, और इसी में ऐसे भी कर सकते हैं, जब सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन हमें पता है तो मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंट्रिपिटल फोर्स आ जाएगा, यानी एम, यहाँ एम और यहाँ एम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स हो जाएगा, है ना। तो ये सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन भी हम समझ गए होंगे, और इधर हमने फोर्स के बारे में डिटेल डिस्कस किया है क्या होता है, तो ये भी समझ में आ गया होगा हमको, पूरा उम्मीद है ना। तो चलो नेक्स्ट में हम लोग इसका कुछ पॉइंट और देख लेते हैं ना। नोट में लिखेंगे, नोट फर्स्ट में। तो फर्स्ट नोट में है सेंट्रिपिटल फोर्स इज नेसेसरी इन सर्कुलर मोशन बट इट चेंज ओनली डायरेक्शन नॉट काइनेटिक एनर्जी, है ना। सेंट्रिपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए तो मोस्ट है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में यदि पार्टिकल मूव कर रहा है तो श्योर है कि वहां सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा। अब सेंट्रिपिटल फोर्स का मेन वर्क क्या है? सेंट्रिपिटल फोर्स केवल डायरेक्शन को चेंज करेगा, ये इसके स्पीड को चेंज नहीं करता है, देखो, ठीक है। अगर मान लो यहाँ कोई पार्टिकल है,
और ये 5 मीटर पर सेकेंड से कहा जाए कि ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा एफ सी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसके डायरेक्शन को केवल चेंज करेगा भाई। देखो ये ऐसे जाना चाहिए था स्ट्रेट में, बट ऐसा नहीं होता, ये इसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो ये कहीं इस पाथ को फॉलो कर लेता है, जो ये पाथ दिखा है इस पाथ को फॉलो कर लेता है। अगर इस पॉइंट पर हम सेंट्रीपिटल फोर्स देखें तो ये भी क्या होगा, ये भी सेंटर की ओर होगा। तो यहां अगर हम देखें तो जो इसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ था, वही स्पीड यहाँ भी रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड, कोई चेंज नहीं होगा। मतलब इसके स्पीड में कोई चेंज नहीं करता है, केवल इसके डायरेक्शन को चेंज करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर इस पॉइंट पे हम सेंट्रीपिटल फोर्स देखें तो किधर रहेगा, सेंटर की ओर। यानी इसको इस पार्टिकल को अगर देखा जाए तो ऐसे जाना चाहिए था, बट ये ऐसे नहीं जाता, ये कहीं इस पाथ को फॉलो करने लगता है। ऐसा कैसे होता है, इस पाथ को यहाँ यहाँ से इस पाथ को फॉलो करते हुए क्यों आता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है इस पर। तो क्लियर है कि किसी पॉइंट पर हम चेक करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स केवल और केवल इसके डायरेक्शन को चेंज करता है, इसके मैग्नीट्यूड यानी स्पीड को कोई चेंज नहीं करता। 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ। क्लियर, यही लिखा है मैंने, स्पीड रिमेन सेम, स्पीड कोई इफेक्ट नहीं होता। ऐसा इसलिए कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा जीरो होता है। कैसे, देखो अगर हमारे पास ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले तो कहीं इधर होगा, तो दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, जो हमने फिगर में दिखाया भी है। यहाँ देखो हमने दिखाया भी है इसको, स्टार्टिंग देख रहे हो यहाँ 90 डिग्री। तो डिस्प्लेसमेंट कहीं इधर हो रहा होगा और सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लग रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डी एस कॉस थीटा, ये तो वर्क डन होता है। एफ डी एस और कॉस एंगल अभी दिखाया 90 डिग्री भाई, तो कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है, टर्म जीरो हो जाता है। यानी वर्क डन जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा वो हमेशा जीरो होता है, इसका ध्यान रखना है। तो क्लियर हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स केवल डायरेक्शन को चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड को चेंज नहीं करेगा, और वर्क डन इसके द्वारा हमेशा जीरो होता है। अब हमारे पास है अगला पॉइंट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, हम इसको थोड़ा समझते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअली स्यूडो फोर्स है। जैसे देखो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था जब न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे थे कि ए एक्सीलरेशन से कोई पार्टिकल यदि स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है जैसे, तो इसके जस्ट अपोजिट जो फोर्स लगता था, बोलो इसको स्यूडो फोर्स बोलते थे। और स्यूडो फोर्स किधर लगता था, जो भी पार्टिकल का एक्सीलरेशन है उसके अपोजिट। यानी पार्टिकल का एक्सीलरेशन इस फिगर में देखो इस डायरेक्शन में है, तो स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब एक्सीलरेशन के अपोजिट में लगेगा। ये बात हमने बताया है न्यूटन्स लॉ, एक बार फिर से बता देते हैं। मतलब इधर यदि एक्सीलरेशन ए है तो स्यूडो फोर्स इसके जस्ट अपोजिट इधर लगेगा। अब स्यूडो फोर्स केवल स्ट्रेट लाइन मोशन में नहीं होगा, सर्कुलर मोशन में भी होगा। सर्कुलर मोशन में मतलब इसको हम हटाते हैं तो इसको समझते हैं, चाहे यहीं पर फिगर बना के समझते हैं ना, दोनों साथ रहेगा तो सही समझ में। जैसे हमने ये फिगर बना ली, अब यहाँ देखो ये क्या है, ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक। या फिर क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इसी डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी है, एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में सेंटर की ओर ही है। तो इस केस में इस पर जिधर एक्सीलरेशन रहता है उसके जस्ट अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। या फिर ऐसे कर सकते हैं, जिस तरह इस केस में एक्सीलरेशन के अपोजिट में स्यूडो फोर्स लगा था, उसी तरह यहाँ जो है एक्सीलरेशन के अपोजिट, यानी यहाँ देख एक्सीलरेशन ऐसे लिख रहे हैं, एक्सीलरेशन के अपोजिट में स्यूडो फोर्स लगेगा। यानी स्यूडो फोर्स स्ट्रेट लाइन मोशन में भी लगेगा और सर्कुलर मोशन में भी लगेगा, और कंसेप्ट वही है कि जिधर एक्सीलरेशन होगा उसके अपोजिट लगेगा, स्यूडो फोर्स इधर लगेगा। इतना क्लियर है, एक बार यहाँ फिर से बता, ठीक है। याद, तो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इधर लगा, तो स्यूडो फोर्स एक्सीलरेशन के जस्ट अपोजिट भाई इधर लगेगा, बोलो।
और ये जो सीडो फोर्स है यही कहलाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या फिर इसी को बोल सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल चल रहा है, जो उस समय मतलब जब ये सर्कल में मूव करता है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है, उस समय जो सीडो फोर्स इस पर लगता है एक्सेलरेशन के अपोजिट में, वही कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू वही होगा जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का होता है। जैसे सेंट्रीपिटल का क्या फोर्स का वैल्यू हमने बताया, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, या फिर एम ओमेगा स्क्वायर, यही बताया। तो ए सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वैल्यू होगा वही सेंट्रीफ्यूगल का भी होगा। यानी यदि हमसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, तो तुम क्या बताओगे? इसका एक्सेलरेशन इस एक्सेलरेशन के अपोजिट होगा, बट इसका वैल्यू एम बी स्क्वायर अपॉन आर होगा, यदि आर इसका रेडियस है। तो इस सर्कुलर पाथ का रेडियस आर है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर होगा, और एक्सेलरेशन के अपोजिट में लगेगा। यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा जो है वो क्या है, वह सीडो फोर्स है। जिस तरह हम लोग इस मोशन मतलब, यहाँ देख रहे हो ये जो मोशन है, ठीक है, इसमें सीडो फोर्स लग रहा है। स्ट्रेट लाइन मोशन कैसे लग रहा था, एक्सीलरेशन का अपोजिट में। यदि सर्कुलर पाथ में पार्टिकल मूव करता है तो यहाँ भी क्या होगा, सीडो फोर्स लगेगा एक्सीलरेशन के अपोजिट में, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमें उम्मीद है ये चीजें समझ में आ गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट में बात करते हैं। तो यहाँ देखो एग्जांपल कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहला है, इलेक्ट्रॉन रोटेट्स अराउंड द न्यूक्लियस, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, है ना। तो देखो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव करता है। तो यहाँ भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगे, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, न्यूक्लियस के सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है चारों तरफ, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा। तो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा तो स्वाभाविक है कि पार्टिकल का मोशन एक सर्कुलर पाथ में हो रहा है। यहाँ पार्टिकल की बात हम कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी हमने बताया है कि सर्कुलर पाथ मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी होता है। तो भाई हम यहाँ क्या लिखेंगे, एफ सी इजकल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके किसके बीच लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच। तो एफ सी को लिख सकते हैं एम बी स्क्वायर अपॉन आर, इसका रेडियस, इज इक्वल टू के, क्यू वन की जगह जेड ई इंटू क्यू टू की जगह ई अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला ये कहाँ से है, हम लोग पढ़े कूलम्ब्स लॉ में, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू वन की जगह जेड ई, क्यू टू की जगह ई, तो जेड ई इंटू ई और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास है, यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करेगा वह करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो ये भी एग्जाम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक। दूसरा, सेकंड में देखते हैं, सेकंड पेज में देखो, सेकंड पॉइंट में हमारे पास क्या है, हम मान लेते हैं यहाँ सन है, हम इसको फिगर को फिर ड्रॉ करेंगे। यहाँ हमारे पास सन है ना, और ये अर्थ है। ये अर्थ है ना। अब है, अर्थ का कुछ मास है, हम अर्थ का मास मान लेते हैं एम ई, और सन का मास मान लेते हैं एम एस, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको अपन आर मान लेते हैं, है ना, आर मान, ठीक है। और ये मूव कर रहा है
कुछ v वेलोसिटी से। अर्थ सन के चारों तरफ मूव करता है सर्कुलर पाथ में, तो यहाँ भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा क्योंकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा एफ सी इजकल टू एफ जी। एफ जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लगेगा, किसके किसके बीच लगेगा, तो यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ और सन के बीच लग रहा है, अर्थ और सन के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो हम इसको यदि वी नॉट मान लें तो क्या आ जाएगा, एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर इजकल टू, अब यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स की हम लोग बात, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो m1 की जगह पर मास ऑफ अर्थ रख रहे हैं और m2 की जगह पर हम लोग क्या रख रहे हैं, मास ऑफ सन, मास ऑफ सन, और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ जो है सेंट्रीपिटल फोर्स आया किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। क्लियर। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थर्ड में। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है कि कोई हम लोग क्रॉस फील्ड ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ये होता क्या है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे जैसे करंट में आएंगे, मतलब सेकेंड पार्ट फिजिक्स का जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो फिर हम लोग 12th वाली पार्ट, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड एक क्रॉस फील्ड है, और इसमें हम ऐसा करते हैं कि कोई चार्ज है हमारे पास क्यू, और इस चार्ज को परपेंडिकुलरली ऐसे हम लोग प्रोजेक्ट कर देते हैं, ये एंगल 90 डिग्री परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करते हैं ना। अब क्या होगा कि ये जो पार्टिकल जैसे परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करेंगे तो इस पार्टिकल पर फोर्स लगेगा। कौन फोर्स लगाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा, और यह फोर्स जो लगाएगा जिसकी, ये फोर्स की वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल को जाना तो ऐसे चाहिए था, अगर हम लोग फिगर को फिर से अच्छे से करें, इसको जाना चाहिए था ऐसे, बट ऐसा होता नहीं है, ये कुछ इस डायरेक्शन में आता है, मतलब सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, कर सकते हैं। तो इसका भी रेडियस होगा कुछ, तो यहाँ जो सर्कुलर पाथ आता है, ये जो पाथ है यह कहलाता है सर्कुलर पाथ। एग्जाम्पल बता रहे हैं हम लोग, डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे। हम लोग यहाँ यही सीख रहे हैं कि सर्कुलर, जब जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा उस समय सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ जो लगेगा इस पर कौन सा फोर्स लगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वह सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। यदि मान लो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो मैग्नेटिक फोर्स आएगा क्यू वी बी साइन थीटा, और सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर, आर इसका रेडियस है तो ठीक है ना। तो अब यहाँ थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, तो क्यू वी बी इजकल टू साइन 90 लिख लेते हैं, और क्या, इजकल टू एम बी स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये आ जाएगा साइन 90 तो 1 हो जाएगा, तो इस टर्म यहाँ बचेगा क्यू वी बी, तो क्यू वी बी इजकल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, तो यही आएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ भी देखो, यहाँ मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे
फोर्थ, है ना। अब मान लो यहाँ कोई एक्सिस हमने ले लिया, है ना, और एक्सिस से यहाँ कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं, मान लो एक स्ट्रिंग लेते हैं ना, एक स्ट्रिंग ले लिया और यहाँ कोई एक मास रख दिया एम, है ना, कोई बॉल, और इसको रोटेट करा रहा है ओमेगा इस एक्सिस के अलावा, तो क्या हो रहा होगा, इसका कुछ शेप ऐसे बनेगा, ऐसे रोटेशन इसकी होगी, और इसका लेंथ होगा एल, मान लेते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारे पास, देखो ये हमारे पास ये एक्सिस है, और यहाँ एक हमने एक बॉल रख दिया, कोई कोई पार्टिकल रख दिया, और इस पार्टिकल को ऐसे रोटेट करा रहे हैं, ऐसे रोटेट करा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे रोटेट करा, पेन से दिख रहा हो, ऐसे रोटेट करा रहा है, देखो ऐसे रोटेट करा रहा है, ठीक है, यहाँ से एल डिस्टेंस पर एक पार्टिकल रख दिया, पार्टिकल को ऐसे रोटेट करा रहा है, तो ये जो है एल, तो अब हमको निकालना है कि ये भी ऐसे रोटेट कर रहा है, तो क्या मतलब हुआ कि ये कोई सर्कुलर पाथ कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये देखते हैं हम। तो यहाँ जो हमारे पास आएगा, समझना सिंपल है, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ जो है ये रोटेट कर रहा है, तो यहाँ देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ जो आएगा एफ सी इज इक्वल टू टी, इसमें टेंशन लगेगा भाई, है ना, और टेंशन बॉडी से दूर लगता है, मतलब इसका डायरेक्शन जो होगा वो कुछ इस तरह होगा, एफ सी इज इक्वल टू टी। अब हमारे पास जो आएगा, यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स लिख सकते हैं, यदि ये वी वेलोसिटी से ऐसे इसमें रोटेट कर रहा होगा तो लिखेंगे एम बी स्क्वायर अपॉन, और आर क्या होगा इस केस में, इसके लेंथ की इक्वल होगा ना आर, तो एम बी स्क्वायर अपॉन एल इक्वल टू टी, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एम बी स्क्वायर को लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर एल, इसको लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, इसे लिखते थे ना एम एम ओमेगा स्क्वायर आर, आर की जगह एल है तो इज इक्वल टू टी, है ना, तो ये भी एक रिलेशन है, कोई दिक्कत वाली बात, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, टी इजकल टू एम ओमेगा वी, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एम ओमेगा स्क्वायर एल को एम ओमेगा वी भी लिख सकते हैं, ठीक। अब मैक्सिमम टेंशन की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, टी मैक्स इजकल टू, इसको लिख सकते हैं एम ओमेगा मैक्स का स्क्वायर, एम ओमेगा मैक्स स्क्वायर इंटू एल, ये आ जाएगा, यानी क्लियर है कि यदि ओमेगा को हम बढ़ाएंगे, याद रखना, इफ ओमेगा इंक्रीजेज, यदि ओमेगा को बढ़ाएंगे तो टी भी क्या होगा बताओ, टी भी इंक्रीज करेगा, मतलब टेंशन भी इंक्रीज करेगा, स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो भी इंक्रीज, तो चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, और ओमेगा मैक्स यदि हमसे पूछे तो आ जाएगा टी मैक्स अपॉन एम इंटू एल का रूट, ये आ जाएगा,
ठीक है, एम ओमेगा इंटू एल को इधर ले आएंगे, सॉरी एम इंटू एल को इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो टी मैक्स अपॉन एम इंटू एल, और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में हो जाएगा, तो इक्वेशन आएगा टी मैक्स अपॉन एम एल। क्लियर? हम उम्मीद है इतनी चीजें सबको समझ में। अभी जितनी चीजें हमने बात करी इसको एक बार आप रिवीजन करो अच्छे से, ये सारी चीजों को एक बार रीड करो, और मैं ये कहूँगा कि जब भी आप वीडियो देखो तो पेन और कॉपी साथ में रखो, उन सारी चीज़ों को अच्छे से जैसे जैसे मैंने बताया है उसको राइट करो, जहाँ नहीं समझ में आता है फिर से वीडियो को देखो, 2 बार देख लो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अच्छे से देखो और राइट करते रहो, लिखते रहो, ठीक है, तो समझ में आएगा सारी चीज़ें। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।